नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। डेली करंट अफेयर के सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफी लंबे समय से मतलब कि बीच में अभी तक डिसकंटिन्यू हो गया था कई सारी वजहों की वजह से। अभी जो है जैसा कि आपको मालूम होगा पीएचडी में एडमिशन होगा मेरा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन हुआ है और इसलिए बीच में लंबे समय तक डिसकंटिन्यू हो गया था। अब जो है ये डिसकंटिन्यूटी नहीं रहेगी, अब डेली का डेली करंट अफेयर रहेगा, साथ में आपको और भी चीजें पढ़ाते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है इससे पहले हमारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अर्थात जेएनयू में अम, इतिहास आधुनिक इतिहास सब्जेक्ट से हमारा मास्टर चल रहा था और अभी जो है जो इंटेंस हुआ है अभी हम उसमें हमारा पीएचडी में भी हो गया यही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ही स्टडी फॉर सेंटर फॉर द स्टडी इन साइंस पॉलिसी के सेंटर में हुआ है ना। तो इस सब और भी व्यस्तताओं के कारण लंबे दिनों से ये चैनल पे बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, मतलब अच्छा मतलब कि हम ही नहीं कंटेंट दे पा रहे थे। लेकिन अब आपके वादे के अनुसार जो है अब कंटिन्यू करते रहेंगे। डेली का डेली करंट अफेयर आपको सुबह में ही मिल जाया करेगा। उसी के साथ-साथ आपको जो है पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप डाउनलोड वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ जाइएगा सिविल सर्विस कर्मयोगी सिविल सर्विसेज के, है ना। और तो आपको हर जगह मिल जाएगा, इसका पीडीएफ फाइल भी मिलेगा, वीडियो तो हम देते ही देते रहेंगे। और एक सीरीज 2 चीज़ें हम आपके साथ लेके चलेंगे, एक करंट अफेयर लेके चलेंगे और एक जो है सब्जेक्ट वाइज़ लेके चलेंगे। अभी जल्द ही बता देंगे किस सब्जेक्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। दोनों के जो भी हम पढ़ाएँगे उसके कंटेंट आपको पीडीएफ में बेहतरीन कंटेंट अच्छे कंटेंट के साथ आपको हम देते जाएँगे। तो चलिए समय को नुकसान न करते हुए आज शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है पंडित मदन मोहन मालवीय जी का। इसको आप यूपीएससी के तीसरे यूनिट से आप कोरिलेट कर सकते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका और योगदान से। अभी इसलिए यह करंट में है क्योंकि 25 दिसंबर को उनकी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती मनाई गई थी। उनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु 12 नवंबर 1946 को हुई थी। किसी भी व्यक्तित्व का जन्म और मृत्यु भी जानना क्यों महत्वपूर्ण है, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। 2021 के यूपीपीसीएस के एग्जाम में एक सवाल पूछा हुआ था कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पुस्तक के कौन लेखक हैं। उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था। अब 4 ऑप्शन में शायद बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे और चौथा ऑप्शन था कि अबुल कलाम आजाद। आप सोचिए कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पुस्तक कौन लिख सकता है? वही लिख सकता है जो इंडिया के स्वतंत्र होने के बाद जीवित रहा होगा, है ना। तो अब बाल गंगाधर तिलक तो 1920-21 में ही उनकी डेथ हो गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले की 1915 में ही डेथ हो गई थी। लाला लाजपत राय जी की डेथ 1928 में हो गई थी। तो बचा कौन? अबुल कलाम आजाद, जैसा कि आपको पता है कि स्वतंत्रता पश्चात प्रदेश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो इसका मतलब बिना आपको बिना जाने भी पता है कि वही पुस्तक लिखेंगे। और दूसरा 2 और लोग तो उससे पहले डेथ हो गई थी। इसलिए ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को महामना की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी, जबकि देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने उन्हें कर्मयोगी का दर्जा दिया था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक दोनों के शिष्य थे, अर्थात इनके दोनों लोग गुरु थे। इस जैसा कि आपको पता है कि गोपाल कृष्ण गोखले एक नरमवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, जबकि वहीं बाल गंगाधर तिलक वह गर्मपंथी विचारधारा के व्यक्तित्व थे। इसका अर्थ ये हुआ कि पंडित मदन मोहन मालवीय दोनों के विचारों से प्रभावित थे, अर्थात समन्वयकारी व्यक्ति थे।
1930 के नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने चढ़ बढ़ कर के हिस्सा लिया और उसमें गिरफ्तार भी हुए। जब वो गिरफ्तार हुई उस समय वह कांग्रेस के चौथी बार अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है नलिनी सेनगुप्ता कांग्रेस के अध्यक्ष चुनी गई। उसके पहले वह 1919 1909 में, 1918 में, 1932 में और 1933 में वह जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी गिरमिटिया मजदूरी प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गिरमिटिया मजदूरी प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें गिरमिटिया अर्थात उत्तर मतलब की देश के गरीब मजदूरों को ब्रिटिश अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ अमेरिका जैसे देशों में ले जाया करती थी और वहां पर चाय बागानों में काम करवाती थी। बाद में वो व्यक्ति वहीं का वहीं रह जाते थे। तो इस तरह की और उनके साथ उनको अच्छा न सैलरी दी जाती थी, न उनका जीवन लाइफ स्टाइल भी अच्छा नहीं था, है ना। तो इस सब की उनको विरुद्ध समाप्त करने की, इस प्रथा को समाप्त करने के लिए मदन मोहन मालवीय जी ने अच्छा प्रयास किया, काफी कोशिश की। उनके प्रयासों से यह प्रथा समाप्त हुई। ब्रिटिश सरकार की एक यह नीति थी कि वह शहर के सीवर और जो वेस्ट जल होते थे, कचरे होते थे, उनको नदियों में प्रवाहित करती थी। जैसा कि आपको पता है कि भारत में नदियों को नदियां आस्था का विषय हैं, इसलिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ब्रिटिश सरकार की इस प्रथा का, इस नीति का विरोध करने के लिए 1905 में हरिद्वार के भीमगोड़ा नामक स्थान पे गंगा महासभा की स्थापना की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी 11 वर्षों तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे, 1909 से 1920 तक। इसलिए उन्हें अच्छा नीतिज्ञ, सामाजिक व्यक्ति और अच्छा पॉलिसी मेकर के रूप में भी जाना जाता है। उस तत्कालीन समय में ब्रिटिश अदालतों में फारसी और अंग्रेजी का प्रयोग होता था, तो उन्होंने स्वदेशी भाषा हिंदी को ब्रिटिश अदालतों में प्रयोग करने के लिए संघर्ष किया और प्रयास किए। उनके प्रयासों के फलस्वरूप हिंदी की देवनागरी लिपि को ब्रिटिश भारतीय अदालतों में प्रयोग किया जाने लगा। वो हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक भी थे। उनका मानना था कि जातिगत भेदभाव और ब्राह्मणवादी पितृसत्ता भारतीय समाज पे एक जो है कलंक है और वह जो है विकसित भारतीय समाज को आगे नहीं बढ़ने दे सकती। उनके इन विचारों के कारण उनको जो उनका समाज था, मतलब ब्राह्मण समुदाय से उनको बाहर कर दिया गया था, उसके बावजूद भी वह अपने विचारों पे अड़े रहे थे। 1915 में वह हिंदू महासभा की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और 1916 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का पत्रकारिता में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1907 में उन्होंने एक हिंदी साप्ताहिक पत्रिका अभ्युदय की शुरुआत की, जो 1915 में दैनिक पत्रिका बन गई। 1910 में उन्होंने एक हिंदी मासिक पत्रिका मर्यादा की शुरुआत की थी, जबकि 1909 में वह एक अंग्रेजी दैनिक अखबार लीडर की शुरुआत किए थे। मालवीय जी हिंदुस्तान और इंडियन यूनियन के संपादक भी रहे थे, जबकि हिंदुस्तान टाइम्स जो आज भी प्रचलित है, उसके निदेशक मंडल के अध्यक्ष भी रहे थे। उन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दूसरा टॉपिक है व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता। यह व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता यह जो है केंद्र में क्यों है कि भारत अभी जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर से संबंधित वार्ता पे तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, वह कहना चाह रहा है। आप देख लीजिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय व्यापार क्या क्या था। इस चीजों को भारत से ऑस्ट्रेलिया को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में, प्रमुख वस्तुओं में पेट्रोलियम का उत्पाद है, दवाएं हैं, पॉलिश है, हीरा है और सोने हैं, आभूषण हैं और परिधान
जो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया को निर्यात की जाती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया से इंडिया को आयातित किए जाने वाली वस्तुओं में कोयला, तरल नाइट्रोजन गैस, एल्यूमीना और सोना शामिल है। वहीं जो है भारत यात्रा, दूरसंचार, कंप्यूटर, सरकारी और वित्तीय सेवा जैसी निर्यात करता है, जैसी सेवाएं जो है ऑस्ट्रेलिया को निर्यात करता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया से आयात में शिक्षा और निजी यात्राएं शामिल हैं, जो सेवा के रूप में आयातित होती हैं। वर्ष 2020 में भारत मुख्यतः कोयला और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा के व्यापार की वजह से ऑस्ट्रेलिया का सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भागीदार था, जबकि छठा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश था ऑस्ट्रेलिया। अब समझ लेते हैं कि यह व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, याद रखिएगा, सहयोग मतलब कोऑपरेशन और भागीदारी मतलब पार्टनरशिप समझौते में क्या अंतर है, इसको बखूबी समझ लीजिए। ये जान जाइए कि जो सहयोग होता है मतलब कोऑपरेशन होता है, इस समझौते में, जिसको सेसा भी बोलते हैं, इसमें एक नकारात्मक सूची और एक टैरिफ दर की होती है। उसको छोड़ करके जो भी उसमें वस्तुएं होती हैं, उन सभी वस्तुओं पर या तो टैरिफ का उन्मूलन कर दिया जाता है या तो कमी कर दी जाती है, जबकि भागीदारी मतलब पार्टनरशिप में ऐसी कोई नकारात्मक सूची या टैरिफ नहीं होती है। इसमें व्यापार के अन्य सभी क्षेत्रों में शामिल होता है, और यह जो है भागीदारी मतलब पार्टनरशिप, यह एक विस्तृत और व्यापक कंसेप्ट है, विचार है ना। सामान्यतः किसी देश के साथ सबसे पहले सहयोग समझौता किया जाता है, मतलब व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता किया जाता है। उसके बाद जो है व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किया जाता है। सिंपल सी बात है, पहले हम और आप सहयोग करें, उसके बाद ये भागीदारी मिलकर के कोई काम करें, है ना। तो इस आधार पर होती है। अगला टॉपिक है गृह ऊर्जा लेखा परीक्षा, होम एनर्जी ऑडिट पर प्रमाणन पाठ्यक्रम। यह क्या है? गृह ऊर्जा लेखा परीक्षा, होम एनर्जी ऑडिट। इसको जो है तृतीय पेपर, यूपीएससी के तृतीय पेपर के संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण और पर्यावरण प्रभाव आकलन से संबंधित टॉपिक में आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। उसमें भी एनर्जी एनर्जी एफिशिएंसी मतलब कि ऊर्जा संरक्षण कंजर्वेशन पर आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी 8 से 14 दिसंबर तक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया है। उसी सप्ताह के दौरान उसने यह विचार किया है कि वह एक गृह ऊर्जा लेखा परीक्षा की पाठ्यक्रम की शुरुआत करेगी। जैसा कि पता है पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यक्रम मतलब पुस्तकों में पढ़ाया जाने वाला एक चैप्टर शामिल किया जाएगा। वह चैप्टर किस चीज से संबंधित होगा? वह होगा कि घरेलू जो ऊर्जा ऊर्जा खपत होती है, उसकी ऑडिट किया जाए, उसका लेखा परीक्षण किया जाए, लेखा जोखा रखा जाए कि किस घर में कितना एनर्जी किस महीने में किस दिन में यूज किया गया, वो किस किस चीजों में यूज हुआ। इस तरह की जो कॉन्सेप्ट होता है वो उसे लेखा परीक्षा बोलते हैं। तो यह गृह ऊर्जा लेखा परीक्षा, तो ऐसे घरेलू स्तर पे यूज की जाने वाली जो ऊर्जा होगी, उसकी लेखा परीक्षा संबंधी एक पाठ्यक्रम की शुरुआत किया जाएगा। वह पाठ्यक्रम विद्यालयों में, डिप्लोमा में, आईटीआई में और इंजीनियरिंग के छात्रों को पढ़ाया जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब एक देख लीजिए कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो क्या है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यह केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है, जिसे 2001 के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। इस मतलब कि ऊर्जा इफिशियंसी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी मतलब कि ऊर्जा संरक्षण ब्यूरो, इस दक्षता ब्यूरो का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जो ऊर्जा अधिक से अधिक ऊर्जा यूज की जाती है, उसको कम करने की नीतियां और रणनीतियों को विकसित करना, और जो भी मौजूदा संसाधन और ढांचे हैं, उसी को पहचान करते हुए जो एजेंसियां हैं, उपभोक्ताएं हैं, उसके सहयोग से समन्वय करना, जिससे कम से कम ऊर्जा की खपत हो सके, है ना। अब ये गृह ऊर्जा लेखा परीक्षा का क्या महत्व होगा? इससे जो है एनर्जी बिलों में कमी आएगी, कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी, रोजगार दक्षता को पहल मिलेगी, है ना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं भारत का ऊर्जा संरक्षण पहल क्या क्या है। भारत का ऊर्जा संरक्षण पहल में देखेंगे, जैसा कि अभी पता है कि कोप 26वां हुआ, ये ब्रिटेन में हुआ था, है ना? तो वहां पर यह भारत का एक कमिटमेंट था कि वह 2030
तक 500 गीगावाट तक जो है गैर जीवाश्म से ईंधन ऊर्जा का क्षमता को प्राप्त कर लेगा। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम को भी संचालित कर रहा है। भारत का यह भी लक्ष्य है कि 2022 तक वह 175 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा की क्षमता को विकसित कर लेगा। और जैसा कि आपको पता है, एनडीसी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यह जो है इसके तहत जो लक्ष्य रखा गया था कि 40% भारत जो है 40% अपनी गैर जीवाश्म अपनी ऊर्जा का 40% गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करेगा। इस लक्ष्य को भारत 2022 से पहले पहले ही प्राप्त कर लिया, जबकि यह आगे का लक्ष्य रखा हुआ था। भारत का यह भी लक्ष्य है कि वह 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ऊर्जा को 66% कर लेगा। 28% भारत पहले ही 28% के उत्सर्जन कमी के लक्ष्य को भी प्राप्त कर चुका है। ऊर्जा संरक्षण से संबंधित कुछ बहुत पहले से भी चल रही इस चीजों को आज रिविजन के तौर पे आप देख लीजिए। ये जो है इसी बीईई के तहत एक है प्रदर्शन उपलक्ष्य और व्यापार योजना है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 की है, पता ही होगा आपको। मानक और लेबलिंग अधिनियम, ये भी एक कार्यक्रम है। इसके तहत ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता को भी लाया गया पिछले 2 साल पहले। मांग पक्ष प्रबंधन इको निवास संहिता 2018 का भारत स्टेज 4 की बजाय अब 6 लागू कर दिया गया। उजाला योजना और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यह जो है ऊर्जा संरक्षण संबंधित भारत की पहल है। अगला देख लीजिए, भारत ने म्यांमार, अभी एक और टॉपिक है कि भारत ने जो है म्यांमार में यह मांग की है कि म्यांमार में जल्दी से जल्दी लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए, है ना। यह जो है भारत के विदेश सचिव सिंगला जी ने यह बात कही है। भारत की इस मांग का क्या महत्व है? इस मांग का महत्व ये है कि भारत चाहता है कि उसके पड़ोसी देश में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो। भारत इसके साथ और क्या-क्या मांग कर रहा है? उसका ये मांग है कि लोकतंत्र की जल्द से जल्द वापसी हो जाए, जो राजनीतिक बंदी हैं उनकी रिहाई करी जाए, जो भी समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उसका जो वार्ता के जरिए समाधान हो और हिंसा की पूर्ण रूप से समाप्ति होनी चाहिए। म्यांमार में जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की सेना ने आंग सान सू की लोकतांत्रिक जो रूप से चुनी हुई सरकार थी उसको हटा करके तख्ता पलट करके जो है सेना ने कब्जा कर लिया था। और यह आरोप सेना ने लगाया था कि आंग सान सू की पार्टी जो है धोखाधड़ी की थी। जैसे नवंबर 2020 में म्यांमार में चुनाव हुए थे, उस चुनाव में जो है आंग सान सू की पार्टी जो है विजेता हुई थी। सेना का मानना है कि यह आंग सान सू की पार्टी धांधली करके विजय हुई है, जबकि वह जो है वास्तविक रूप से विजय नहीं हुई है। यह आरोप लगा करके तख्ता पलट करके कब्जा कर लिया था। इस संदर्भ में जब ये ऐसी घटना हुई तो विश्व के देशों ने म्यांमार की आर्मी का विरोध किया और इस संदर्भ में जो है उसके खिलाफ म्यांमार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव भी लाया गया। उस प्रस्ताव में ये कुछ प्रावधान थे। उस प्रस्ताव में ये रखा गया कि म्यांमार के खिलाफ शस्त्र प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही गई थी। उसके साथ ये भी शस्त्र प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी और ये भी कहा गया था कि चुनाव का जो परिणाम है उसका सम्मान करना चाहिए इस म्यांमार की आर्मी को और जल्द से जल्द लोकतांत्रिक सरकार को जो है वहां पर वापसी करनी चाहिए। तो ये मांग थी, जबकि भारत ने जो है इस शस्त्र प्रतिबंध और ये जो प्रस्ताव था इसके इसके जब चुनाव हो रहा था तो उसमें भाग नहीं लिया। उसमें 36 देशों ने भाग नहीं लिया। उस 36 देशों में भूटान, चीन, नेपाल, थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश, भारत से 36 ऐसे देश थे जो इस प्रस्ताव में भाग के वोटिंग के दौरान भाग नहीं लिए, जबकि बेलारूस एक ऐसा देश था जो इस प्रस्ताव के विरुद्ध जो है वोटिंग किया था। भारत जब भाग नहीं लिया तो उसका क्या कहना था? उसका कहना ये था कि इस तरह के अगर प्रस्ताव लाए जाते हैं तो वो जो है एक तो भारत के विचार उसमें प्रतिबिंबित नहीं होते हैं। दूसरा, अगर ऐसे लाए जाते हैं तो म्यांमार में लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया होगी उसको लाने में और कठिनाई होगी, अनुकूल नहीं होगा। तो ये चीजें थी। भारत अब इसके साथ साथ कुछ भारत के पड़ोसी देश और भारत द्वारा ये
पांच सूत्री सहमत का भी भारत ने समर्थन किया। पांच सूत्री समर्थन क्या है? पांच सूत्री समर्थन ये है कि यह आसियान देशों का एक प्रस्ताव है। उनका ये मानना है कि हिंसा पर तत्काल रोक लग जाए, शांतिपूर्ण समाधान के लिए वार्ताएं की जाएं, मध्यस्थता हेतु एक विशेष आसियान प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाए और म्यांमार में सहायता मतलब कंटिन्यू रहे, जारी रखी जाए और प्रतिनिधि द्वारा म्यांमार का आसियान के प्रतिनिधि द्वारा म्यांमार का दौरा किया जाए। भारत की यह मांग है। भारत की चिंता का कारण क्या है कि अगर उसके पड़ोसी देश में ऐसा होता है, उसकी चिंता के दो प्रमुख कारण हैं। पहला कि अगर म्यांमार में अस्थिरता इसी तरह बनी रही तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। एक चीज और कि म्यांमार में जो है गुरिल्ला समूह और छापा मार समूह ज्यादा काम करते हैं। वहां पर जो है जो वहाँ के विरोधी हैं, जो वहाँ पे कुछ ऐसे दल हैं जो गुरिल्ला और छापा मार तरह से कार्रवाई करते हैं। अगर वह ज़्यादा सक्रिय हो जाएँगे तो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आतंकवाद बढ़ने का खतरा ज़्यादा है। तो भारत की अग्रिम कार्रवाई क्या हो सकती है? क्या क्या कर सकता है? अब भारत ये सब के बावजूद भी तख्तापलट होने के बावजूद भी तख्तापलट का विरोध करने का जोखिम नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता? क्योंकि भारत और म्यांमार के साथ सैन्य सुरक्षा संबंधी रिश्ते काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। और भारतीय जो म्यांमार की सेना है वह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सीमाओं पर आतंकियों को कम करने के लिए या उनके खिलाफ जो भारत का प्रयास है, कोशिश है, उसमें काफ़ी मदद करती है। एक बात ये भी है, दूसरा आंग सान सू की जो है छवि भी खराब हो चुकी है, बहुत अच्छी नहीं रह गई 2015 के बाद, क्योंकि उनकी जब वो सरकार थी तो वो रोहिंग्या समुदायों पर में में जो अत्याचार हुए थे उस पे जो है रोक लगाने में विफल नहीं थी और उन्होंने अपनी सेना का बचाव भी किया था। तो इस प्रकार से भारत अमेरिका के जैसा वह मतलब कि कठोर कार्यवाही की मांग और खुल के विरोध नहीं कर सकता। अगर विरोध करेगा तो ये भी समस्या हो सकती है कि म्यांमार जो है चीन के पाले में जा सकता है। दूसरा, भारत जो बहुत सारे परियोजनाएं संचालित कर रहा है, जैसे म्यांमार थाईलैंड द्विपक्षीय राजमार्ग, कलादान बहु मॉडल पारगमन परिवहन नेटवर्क और सीटवे डीप वाटर पोर्ट पर जो भारत एक विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना पे काम कर रहा है। इस परियोजना को लागू करने में भी समस्या हो सकती है। तो इस सब वजहों से भारत ऐसा कदम नहीं विरोध नहीं उठा सकता है। एक और भी चीजें हैं कि म्यांमार का सैन्य संविधान अभी 2008 में म्यांमार की सेना ने एक संविधान को तैयार किया था, जो इससे अप्रैल 2021 में इस पे जनमत संग्रह भी करवाया और यह संविधान पश्चिमी देशों के दबाव के कारण लाया गया था। इसमें 25% इस संविधान में 25% सीटें जो है सेना के लिए आरक्षित कर दी गई हैं और यह भी प्रावधान किया गया है कि सेना का एक जो है प्रतिनिधि राजनीतिक दल होगा जो चुनाव में भाग लेगा और इस तरह मतलब कि वहाँ की सेना ने संविधान के माध्यम से भी अपने वर्चस्व को बनाए रखा है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।